नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज में इतिहास का पाठ नंबर 10, विद्रोही और राज। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। और 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से टोटल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न बहुविकल्पीय, एक प्रश्न रिक्त स्थान से, एक प्रश्न अति लघुतरात्मक तथा एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक। यानी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस पाठ से लगभग छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा ध्यान इन छोटे प्रश्नों को कंठस्थ करने पर रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? अधिग्रहण का अर्थ हो जाएगा अपने नियंत्रण में लेना या अपने अधिकार में लेना। तो अंग्रेजों ने अवध को 1856 में अपने अधिकार में ले लिया था। और यह सब हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कहने पर। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि जो अवध के नवाब है वाजिद अली शाह, ये यहाँ पर सही तरीके से शासन नहीं चला पा रहे हैं, यहाँ पर कुशासन प्रचलित है। तो इसलिए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देना चाहिए। और इस आधार पर वे वाजिद अली शाह को उनकी गद्दी से हटा देते हैं और उन्हें कोलकाता भेज देते हैं। और इस प्रकार 1856 ईस्वी में अंग्रेज है वो अवध का अधिग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह थे बिहार के आरा से। और ये एक 80 वर्षीय वृद्ध जमींदार थे, यानी इनकी उम्र उस समय 80 वर्ष थी। और इतनी उम्र में भी इन्होंने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। उसके बाद में आगे देखिए पीर अली के बारे में। तो पीर अली भी बिहार यानी पटना के थे। और ये एक पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक बेचने वाले, जिन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन प्रमुख नेता के रूप में कुंवर सिंह का नाम आता है। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता थे नाना साहब। नाना साहब है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब हो जाएगा गोद लिया हुआ बेटा। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा मानने और पेंशन देने से अधिकार कर दिया और इसी से वे गुस्से में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, उक्त कथन डलहौजी द्वारा किस रियासत के संदर्भ में कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवध। तो लॉर्ड डलहौजी है वो अवध रियासत के बारे में कहते हैं कि यह एक चेरी फल के समान है जो अपने आप मेरे मुंह में आकर एक दिन गिर जाएगा। और यह कथन 1851 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। और इन्हीं के इशारों पर 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अब इसका कारण देखिए, तो डलहौजी ने एक सिद्धांत या एक नीति लागू की थी जिसका नाम था व्यपगत का सिद्धांत। और इसके तहत रानी के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे को अंग्रेजों ने राजा मानने से मना कर दिया। और उसके बाद में है वो झांसी की रानी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झांसी में आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। और इस दौरान झांसी की रानी या रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। अगला प्रश्न है, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1851 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। 1851 में डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने थे और इन्होंने ही चेरी वाला बयान दिया था। और याद रखें, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो यह नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और 1851 में हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में देख लीजिए और वे कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली। तो दिल्ली में है वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध होता है। उसके बाद में झांसी, तो झांसी से नेतृत्व करती है रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर, तो कानपुर में नाना साहब है वो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार आरा में कुंवर सिंह है इसका नेतृत्व करते हैं। तो ये भी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, इनके बारे में ध्यान रखना है। एग्जामिनर चाहे तो किसी भी नेता का नाम पूछ सकता है कि उन्होंने कौन से स्थान से है वो अंग्रेजों के खिलाफ
1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, सहायक संधि खाली जगह द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। तो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलीजली द्वारा तैयार की गई थी और इसे तैयार किया गया था 1798 में। और इस संधि में कुछ शर्तें तय की गई थी। जो राजा इस संधि को मानता था उसे अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी, यानी उन्हें अपनी सेना को खत्म कर देना होता था। खत्म करने का तात्पर्य मार देना नहीं है, मतलब वो अपनी सेना नहीं रख सकती थी और बदले में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। यानी अंग्रेज उन्हें आश्वासन देते थे कि आपको खुद की सेना रखने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजों की सेना है वो आपके राज्य की रक्षा करेगी और इसका खर्चा है वो राजा को उठाना होगा। यानी अंग्रेजों की सेना है वो उस रियासत में तैनात रहेगी, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था और उनके वेतन की व्यवस्था भी राजा को करनी होगी। और अवध है वो इस संधि को 1801 ईस्वी में स्वीकार करता है। अगली खाली जगह है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को खाली जगह कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि रेजिडेंट कहलाता था। रेजिडेंट उन राज्यों में तैनात किया जाता था जहां अंग्रेज सीधे कब्जे में, यानी वो इलाके अंग्रेजों के सीधे कब्जे में नहीं थे, जैसे अवध और हैदराबाद। यानी जिन इलाकों पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था वहां पर रेजिडेंट का पद नहीं था, लेकिन ऐसे इलाके जहां पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण नहीं था वहां पर इन्होंने इस पद की व्यवस्था की। अब कहने को तो इसका कार्य होता था कि यह राजाओं को सलाह देगा, लेकिन वास्तव में राजा इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते थे। यानी राजा जो कोई भी निर्णय लेते थे तो उससे पहले वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि रेजिडेंट से पूछते थे, उसके बाद में ही वह कोई फैसला लेते थे। इसलिए यह एक अंग्रेजों का परोक्ष शासन का हथियार था। परोक्ष का मतलब हो जाएगा, यानी सामने से देखने पर शासन है वो राजा कर रहा है, लेकिन पीछे से है वो अंग्रेज है वो शासन की बागडोर संभाले हुए है। अगली खाली जगह है, फिरंगी खाली जगह भाषा का शब्द है। तो फिरंगी है वो फारसी भाषा का शब्द है। याद रखने का तरीका, यहाँ पर भी फे है और यहाँ पर भी फे है। तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय लोगों द्वारा विदेशियों का मजाक उड़ाने के लिए या उनका अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद में अगली खाली जगह है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत खाली जगह छावनी से हुई थी। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी और तारीख है 10 मई 1857। तो यहाँ से भी दो प्रश्न बनने की संभावना है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम किस छावनी से हुई? तो मेरठ छावनी। और कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857। उसके बाद में अगली खाली जगह है, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र खाली जगह द्वारा बनाया गया। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया था टॉम्स जोन्स बार्कर ने और यह चित्र अंग्रेजों की जीत और हीरो वाली छवि को दिखाने के लिए बनाया गया था। यानी इस चित्र में अंग्रेजों को जीत का नायक बताया गया और उन्हें हीरो वाली छवि के रूप में पेश किया गया। प्रश्न है, 1857 में विद्रोहियों ने खाली जगह को भारत का बादशाह घोषित किया। तो 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था और वे मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। यानी बहादुर शाह जफर के बाद भारत में है वो मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। उसके बाद में अगली खाली जगह है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो खाली जगह वाली रानी थी। तो खाली जगह में आ जाएगा झांसी। तो यह एक कविता की लाइन है और इस कविता को लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने और इसमें लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया गया था। अवध पर अधिकार में अंग्रेजों की रुचि क्यों थी? यानी अंग्रेज है वो अवध को अपने नियंत्रण में क्यों लेना चाहते थे? तो इसके पीछे का कारण हो जाएगा कि अवध की जमीन है वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी और इस क्षेत्र को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। इसलिए अंग्रेज है वो अवध को अपने अधिकार में लेने में रुचि रखते थे। और इसी रियासत के संदर्भ में चेरी वाला कथन कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में कहा था, यह गिलास फल जिसे अंग्रेजी में चेरी कहते हैं एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। और 1856 में विलय से पहले अवध का उपयोग अंग्रेज एक बफर स्टेट के रूप में करते थे। बफर स्टेट का मतलब दो राज्य है, उन राज्यों के बीच में जो एक छोटा राज्य है उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 में मुगल बादशाह कौन थे? तो 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं क्योंकि इनसे पहले एक और मुगल शासक हो चुके थे जिनका नाम था बहादुर शाह। तो वो पहले वाले शासक बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं।
और विद्रोही है वो इन्हें अपना नेता घोषित कर देते हैं और भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं। नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब हो जाएगा गोद लिया हुआ पुत्र। और उन्होंने 1857 में कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। और विद्रोह क्यों किया था? तो इसके पीछे कारण था कि लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी नहीं माना और उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था। और विद्रोह कुचले जाने के बाद वे नेपाल चले गए थे। और उनके प्रमुख सेनापति थे तात्या टोपे। तो यदि एग्जामिनर थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है तात्या टोपे किन के सेनापति थे? तो तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। अगला प्रश्न है सहायक संधि किस वर्ष और किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 ईस्वी में तैयार किया गया था। और इस संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था हैदराबाद रियासत के निजाम ने। और संधि की शर्तें, संधि करने वाले राजा को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना को रखना होता था और वे अपने खुद की सेना नहीं रख पाते थे। और अवध है वो इस संधि पर 1801 ईस्वी में हस्ताक्षर करता है। अगला प्रश्न है ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसने और किसके लिए कहा? तो यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना। तो यह कथन कहा था लॉर्ड डलहौजी ने और अवध रियासत के संदर्भ में। और इस कथन को इन्होंने 1851 में कहा। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हैं और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। और उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं 1856 में जिस समय अवध अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है तो अवध के उस समय नवाब कौन थे? तो उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। और इन्हें है वो उसके बाद कोलकाता भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और आंदोलन करने के पीछे मुख्य कारण था व्यपगत का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को राजा मानने से मना कर दिया था। रानी ने है वो एक प्रसिद्ध उद्घोष किया जिसका नाम हो जाएगा मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। और उसके बाद में रानी और अंग्रेजों की सेना के बीच में युद्ध होता है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। और इनकी मृत्यु के बाद एक अंग्रेज जनरल या अंग्रेज सेनाध्यक्ष जिसका नाम था यूरोज, तो इन्होंने इनके बारे में कहा था कि जितने कितने भी विद्रोही थे उनमें से एकमात्र मर्द थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने क्या कहा था? तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने उन्हें विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था। अगला प्रश्न है 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1851 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इन्हें भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण है कि 1853 में इनके कार्यकाल में ही पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। और इन्होंने लेफ्ट की नीति अपनाई थी या जिसका दूसरा नाम हो जाएगा हड़प नीति, जिसके तहत वे सतारा रियासत, झांसी रियासत और नागपुर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसके अलावा एक और गवर्नर जनरल का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो जिस समय भारत में 1857 की क्रांति होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के कोई दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो 1857 के दो प्रमुख केंद्र हो जाएंगे विद्रोह के। सबसे पहला तो हो जाएगा मेरठ, जहां से विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। और दूसरा केंद्र हो जाएगा दिल्ली, जो विद्रोह का राजनीतिक केंद्र होता है, जहां पर विद्रोही है वो बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। तो सबसे पहला लघुतरात्मक प्रश्न है सहायक संधि की शर्तें क्या थी? कोई दो लिखिए। तो सहायक संधि इसे तैयार किया गया था लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 ईस्वी में और इसमें कुछ शर्तें थी। तो पहली शर्त, सहयोगी राजा को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखनी होगी और उसके रखरखाव का पूरा खर्च उठाना होगा। यानी राजा को अपनी सेना को तो भंग करना होगा और उसके स्थान पर अंग्रेजों की सेना वहां पर रहेगी और उसका पूरा खर्च है वो राजा अपने खजाने से देगा। दूसरी शर्त, राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी शासक के साथ न तो युद्ध कर सकता है और न ही कोई संधि कर सकता है। यानी वर्तमान समय में जो विदेश नीति है जिसे हम कहते हैं, उसी प्रकार जो रियासतों की विदेश नीति थी, यानी दूसरे रियासतों के साथ उनके संबंध कैसे होंगे,
ये राजा अपने आप निर्धारित नहीं कर सकता था, इसलिए इसे पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। यदि अंग्रेज अनुमति देते थे तो वे किसी शासक के साथ युद्ध कर सकते थे या फिर उसके साथ संधि कर सकते थे। तो इस संधि ने भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, उन्हें अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। और अवध ने यह संधि 1801 ईस्वी में स्वीकार की थी, जिसके बाद वहां ब्रिटिश रेजिडेंट तैयार कर दिया गया। रेजिडेंट का मतलब हो जाएगा अंग्रेजों का प्रतिनिधि। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में व्याप्त असंतोष के कोई दो कारण लिखिए। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। तो नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। दूसरा कारण था वेतन और भत्ते। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता था और साथ ही साथ उनके साथ नस्लीय भेदभाव होता था। उसके बाद में अगला कारण हो जाएगा समुद्र पार गमन। तो 1856 में है वो अंग्रेज भर्ती सेवा के नियम बदल देते हैं, जिसके तहत सैनिकों को समुद्र पार जाने के लिए बाध्य किया जा सकता था। यानी जब अंग्रेजों को आवश्यकता होती तो भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा करना ही पड़ता। लेकिन भारत में है वो कई लोगों का मानना था कि यदि वे समुद्री सैर करते हैं या समुद्र को पार करते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इससे भी हिंदुओं में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद में चौथा कारण हो जाएगा आटे में हड्डी। तो छावनियों में यह भी अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है, जिससे भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। प्रश्न है, झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। सबसे पहली परिस्थिति दत्तक पुत्र का अस्वीकरण। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत रानी के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को राजा मानने से मना कर दिया। उसके बाद में दूसरी परिस्थिति हो जाएगा झांसी का विलय। तो अंग्रेजों ने अवैध रूप से झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। तीसरी परिस्थिति हो जाएगा जनता का दबाव। तो जब झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है तो झांसी में विद्रोह भड़क जाता है और प्रजा और सैनिक है वो रानी पर दबाव डालते हैं कि वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दे। उसके बाद में अंग्रेजों और झांसी के बीच युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया जाता है। तो युद्ध समाप्त होने के बाद जनरल ह्यूरोज रानी के बारे में कहते हैं कि विद्रोहियों में वह केवल एकमात्र मर्द थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज अवध पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। तो अंग्रेज अवध पर निम्न कारणों से कब्जा करना चाहते थे। सबसे पहला कारण हो जाएगा आर्थिक लाभ। अवध की जो मिट्टी थी वह बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, जहां पर नील और कपास की खेती की जा सकती थी। उसके बाद में दूसरा कारण हो जाएगा बाजार। अंग्रेज इसे अपने कारखानों में बने माल की खपत के लिए एक विशाल बाजार के रूप में देखते थे। यानी अवध में बहुत ही ज्यादा लोग रहते थे और अंग्रेजों को लगता था कि वे अपने वस्तुएं यहाँ पर बेच सकते हैं। उसके बाद में सामरिक महत्व है। तो अवध पर नियंत्रण से पूरा उत्तर भारत बंगाल से पंजाब तक एक सूत्र में बंध जाता था। यानी इससे पहले है वो अवध एक बफर स्टेट के रूप में था, जहां पर दो राज्यों के बीच में अवध पड़ता था। तो अंग्रेजों का प्लान था कि यदि वे अवध को अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो बंगाल से पंजाब तक पूरा भारत उनके नियंत्रण में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले चार नेताओं के नाम। तो पहला नाम बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह हैं। उसके बाद में अन्य नाम बेगम हजरत महल जो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्हें डंका शाह कहा जाता है, और इन्होंने फैजाबाद या अवध में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। प्रश्न है, 1857 का आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ। तो 1857 का आंदोलन मेरठ छावनी से शुरू होता है 10 मई 1857 को। सबसे पहले यहाँ पर पैदल सेना विद्रोह करती है, उसके बाद में घुड़सवार सेना विद्रोह करती है और उसके बाद में यहाँ के सामान्य लोग भी शामिल हो जाते हैं। और सबसे पहले वे शस्त्रागार को लूटते हैं और अंग्रेज अफसरों पर हमला करते हैं और कई अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं। और ज्यों ही अंधेरा हो जाते हैं तो वह दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और अगली सुबह वे बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर देते हैं और क्रांति का नेता बना देते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत में प्रचलित अफवाहों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली अफवाह थी कारतूस से संबंधित। तो उस समय अंग्रेजों ने एक नई राइफल का इजाद किया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, और इसमें जो कारतूसों का इस्तेमाल किया गया था तो इसके संबंध में अफवाह फैली हुई थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया गया है। उसके बाद में दूसरी अफवाह थी आटे से संबंधित। तो यह एक अफवाह फैली कि जो बाजार में आटा है उस आटे में अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया है।
उसके बाद में तीसरी अफवाह थी भविष्यवाणी से संबंधित। तो भविष्यवाणी ये थी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। अवध के अधिग्रहण ने स्थानीय तालुकदारों या जमींदारों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो 1856 में अवध के विलय के बाद अंग्रेजों ने एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया, जिससे तालुकदारों की कमर टूट गई। अंग्रेजों का मानना था कि तालुकदार जमीन के मालिक नहीं बल्कि बिचौलिए हैं। इस व्यवस्था के जरिए उन्होंने तालुकदारों की जमीनें छीनकर सीधे किसानों यानी रईतों को जमीन दे दी। और उसके बाद में देखिए इनके पर प्रभाव, तो सबसे पहला प्रभाव था तालुकदारों की जमीन छीन ली गई। अंग्रेजों ने तालुकदारों को बिचौलिया मानकर उन्हीं की जमीनें छीन ली। और उसके बाद में हो जाएगा निशस्त्रीकरण, यानी उनके किलों को ध्वस्त कर दिया गया और उनकी निजी सेनाएं भंग कर दी गई। उसके बाद में वफादारी, तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए तालुकदारों ने बेगम हजरत महल का साथ दिया और विद्रोह में लंबे समय तक बेगम हजरत महल की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 1857 के विद्रोह से संबंधित चित्रों से हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो 1857 की घटनाओं के चित्र हमें दो अलग अलग नजरिए दिखाते हैं। सबसे पहला नजरिया तो हो जाएगा ब्रिटिश नजरिया, यानी अंग्रेज है वो 1857 की क्रांति को कैसे देखते हैं। और उसके बाद में दूसरा नजरिया हो जाएगा भारतीय नजरिया, यानी भारतीय लोग है वो 1857 की क्रांति को किस प्रकार से देखते हैं। तो ब्रिटिश नजरिए के बारे में देखिए, तो ब्रिटिश नजरिए में एक चित्र है रिलीफ ऑफ लखनऊ। इस चित्र से हमें मालूम चलता है कि अंग्रेज अपने आप को 1857 की क्रांति में रक्षक दिखाते हैं और नायकों के रूप में यानी हीरो के रूप में दिखाते हैं। वहीं कुछ चित्रों में विद्रोहियों को कुचलते हुए दिखाकर प्रतिशोध को सही ठहराते हैं। उसके बाद में भारतीय नजरिए के बारे में देखिए, तो राष्ट्रवादी पोस्टरों में विद्रोहियों विशेषकर रानी लक्ष्मीबाई को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले वीरों के रूप में दिखाया गया। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए या दबाने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहला कदम था मार्शल लॉ। तो मई जून 1857 में कानून बनाकर मार्शल लॉ लागू किया गया। सामान्य अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को फांसी देने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा सैन्य अभियान। तो अंग्रेजों ने दो तरफ से कलकत्ता और पंजाब से दिल्ली पर हमला किया और भारी सैन्य बल का प्रयोग कर शहरों पर दोबारा कब्जा कर लिया। उसके बाद में तीसरा कदम हो जाएगा दहशत। विद्रोहियों को तोप से उड़ाया गया ताकि भविष्य में कोई भी सिर न उठा सके, यानी सामान्य विद्रोही को भी तोप के सामने खड़ा कर दिया गया और उसके बाद में उस पर गोले दागे गए। उसके बाद में हो जाएगा कूटनीति। तो अंग्रेजों ने जमींदारों को तोड़ते हुए घोषणा की कि जो वफादार हो रहेंगे उन्हें उनकी जागीरें वापस मिल जाएगी और इससे विद्रोह कमजोर पड़ गया। अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, और 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से कोई भी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएगा। और इन प्रश्नों के बारे में हमने लगभग पीछे उल्लेख कर लिया है, और फिर भी आप यदि इन प्रश्नों को देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके या रोक कर आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही यह अध्याय होता है पूरा। उम्मीद है यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।